आज हम देखने वाले हैं कि सी में आप डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कैसे कर सकते हो यूजिंग मैलॉक, कैलॉक और फ्री। सी की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आपको 3 फंक्शंस प्रोवाइड करती है जो कि आप यूज कर सकते हो अगर आप डायनामिकली अपने अरेज या स्ट्रक्चर्स के साइजेस को सेट करना चाहते हो या डिफाइन करना चाहते हो। तो आज हम देखेंगे कि इन तीनों को कैसे यूज करना है। तो टाइम नहीं जाया करते, शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं मैलॉक की कि मैलॉक फंक्शन जो है वो आपका क्या करता है। ये तीनों फंक्शन जो है आपको स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर मिलते हैं, यानी अगर आपने इनको यूज करना है तो आपको stdlib.h को इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिसके बाद आप इन तीनों फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। तो इन तीनों फंक्शंस को समझने से पहले हम देख लेते हैं कि सी के अंदर अरेज किस तरह वर्क करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस सारे कोड को कमेंट आउट कर दूंगा और इस कोड को अनकमेंट कर दूंगा। तो इस कोड के अंदर मैंने क्या किया है, मैंने एक अरे डिफाइन किया है जिसका नाम एग्जाम्पल रखा है, जिसका साइज है 2, यानी इसके अंदर मैं 2 इंटीजर्स को स्टोर कर सकता हूं। और फिर मैंने इसके दोनों इंडेक्सेस के ऊपर 2 वैल्यूज इसको दे दी हैं। अच्छा, इधर मैंने एक इंडेक्स गलत लिखा है, मैं इसको 1 कर देता हूं और फिर मैंने इधर इसके नेम को डी रेफरेंस करके प्रिंट कर दिया है। तो सी के अंदर आपके अरेज काम इस तरह करते हैं कि जब भी आप एक अरे बनाते हो ना, तो सी क्या करती है कि जितना भी आपका अरे का साइज है, यानी अगर मेरे पास 2 एलिमेंट्स हैं और मेरा इंटीजर 4 बाइट्स लेता है, तो मेरे पूरे अरे के लिए मुझे कितने बाइट्स चाहिए, 8 बाइट्स चाहिए। तो ये जो आपके 8 के 8 बाइट्स होते हैं ये एक सीक्वेंस में आपको मिलते हैं, यानी मेमोरी के अंदर ये 8 के 8 बाइट्स आपके एक सीक्वेंस यानी एक लाइन के अंदर पड़े होंगे। तो सी क्या करता है कि इस सीक्वेंस के अंदर जो आपका पहला वाला इंटीजर या जो भी एलिमेंट होता है उसका पॉइंटर आपको दे देता है। यानी मैंने इधर एक एग्जाम्पल अरे बनाया, तो ये जो नाम है इसका एग्जाम्पल, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक पॉइंटर है जो इस अरे के पहले एलिमेंट की तरफ पॉइंट करता है। यानी इधर मेरा जो एग्जाम्पल है, अगर मैं उसको डी रेफरेंस करूंगा तो ये मुझे इस अरे के जो पहला एलिमेंट है उसकी वैल्यू दे देगा। तो ये मैं आपको रन करके भी दिखा लेता हूं। तो ये देखें, इसने मुझे 10 प्रिंट करके दे दिया जो कि मेरे अरे का पहला एलिमेंट है। लेकिन अरेज के अंदर मसला क्या होता है कि आप जब भी अरे बनाते हो तो आपको बताना पड़ता है कि इसका साइज क्या होना चाहिए। जैसे मैंने इधर बताया इसको कि मेरे अरे का साइज 2 होगा। अगर मैं इधर से 2 हटा दूं तो कंपाइलर मुझे एरर देगा कि भाई आपने अरे तो बनाया है, उसका साइज ही नहीं बताया, जिसकी वजह से हम अपने अरे के लिए डायनामिक मेमोरी एलोकेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली अरे या स्ट्रक्चर्स का यूज ही नहीं करते, हम यूज कर लेते हैं एक पॉइंटर का और मैलॉक या कैलॉक फंक्शंस का। तो अब मैं इसको अनकमेंट कर दूंगा सबको। तो डायनामिकली अब हम देखेंगे कि मेमोरी हम कैसे एलोकेट कर सकते हैं। ये याद रखिए कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब ये है कि आप ये रन टाइम के ऊपर डिसाइड करोगे कि आपके अरे का साइज क्या होगा। यानी मुझे कोड लिखते हुए अरे का साइज बताने की जरूरत नहीं है। जब मेरा कोड रन होगा तो मैं उस टाइम भी बता सकता हूं कि भाई मेरा वो वाला जो अरे था उसका साइज इतना होना चाहिए। उसके लिए आप किसी भी तरीके का इनपुट यूज कर सकते हो, आप स्कैनएफ फंक्शन भी यूज कर सकते हो सिंपल इनपुट्स लेने के लिए। ठीक है, तो मैंने इधर अपनी मैलॉक की इंप्लीमेंटेशन की है, वो मैं आपको समझाता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने इधर एक पॉइंटर बना दिया जो कि एक इंटीजर की तरफ पॉइंट करेगा और उसका नाम अरे है। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने एक इंटीजर बनाया जिसकी वैल्यू मैंने 4 रख दी। अब इधर आप इंटीजर यूज करने के बजाय स्कैनएफ फंक्शन का यूज करके इंटीजर की वैल्यू इनपुट भी ले सकते हो, लेकिन मैं इधर एक इंटीजर का यूज करूंगा अपने अरे के लिए डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करने के लिए। तो हम यूज करेंगे अपने मैलॉक फंक्शन का। मैलॉक फंक्शन क्या करता है कि आपसे नंबर ऑफ बाइट्स लेता है, यानी आपको कितने बाइट्स चाहिए एक स्पेसिफिक अरे के लिए। आप इसको बता सकते हो मुझे 1 बाइट चाहिए, मुझे 2 बाइट्स चाहिए, मुझे 10 बाइट्स चाहिए, मुझे 20 बाइट्स चाहिए। जितने भी आपको बाइट्स चाहिए आप इसको बता दोगे कि भाई मुझे इतने बाइट्स चाहिए, मुझे इतने बाइट्स दे दो। तो उसके लिए या तो आप इधर डायरेक्टली नंबर ऑफ बाइट लिख सकते हो, या तो आप क्या कर सकते हो, अपना साइज ऑफ फंक्शन का यूज कर सकते हो। फिर जिस टाइप के लिए आपने अरे को डिफाइन करना है उस टाइप का अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिहाज से साइज फाइंड कर लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो कि कितनी एंट्रीज आपको चाहिए उसकी अपने अरे के अंदर। यानी मुझे अगर रन टाइम के ऊपर 10 इंटीजर्स का अरे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, अपने इंटीजर का साइज फाइंड कर दूंगा और उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अगर मेरे इंटीजर का साइज 4 बाइट्स है और मुझे 10 इंटीजर्स चाहिए तो मैं 4 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और मेरे पास 40 बाइट्स एलोकेट हो जाएंगे मेरे अरे पॉइंटर के अंदर। ठीक है, तो इधर अगर आप टाइप कास्टिंग का यूज ना भी करो तो ये चल जाएगा, क्योंकि मैलॉक क्या करता है कि जब भी आप किसी भी अमाउंट में बाइट्स एलोकेट करते हो तो ये एक वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है। या आप देख भी सकते हो
कि ये एक वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है। तो अगर आपको पहले से ही पता है कि भाई मुझे इस टाइप की वैल्यूज आएंगी तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको टाइप कास्ट कर सकते हो। जैसे इधर मेरा इंटीजर अरे है तो मैंने क्या किया, मैलॉक से जो वॉइड पॉइंटर आ रहा है मैंने उसको इंटीजर पॉइंटर में टाइप कास्ट कर दिया। तो ये टाइप कास्टिंग आप तब यूज करोगे जब आपको पहले से ही पता होगा कि भाई मेरी इस टाइप का डाटा आएगा, इसलिए मैं इसको पहले से ही टाइप कास्ट कर देता हूं ताकि मुझे बाद में कोई टेंशन ना हो। फिर मैंने क्या किया है, मैंने चेक कर लिया है कि मेरा जो अरे पॉइंटर है उसको कोई स्पेस एलोकेट हुई भी है या नहीं। अगर तो वो नल है तो इसका मतलब है उसको कुछ भी एलोकेट नहीं हुआ, और अगर वो नल नहीं है तो इसका मतलब है कि उसको स्पेस एलोकेट हो गई है। तो अगर नल है तो हम प्रिंट कर देंगे कि भाई आपकी जो मेमोरी एलोकेशन थी वो फेल हो गई है, और हम 1 को रिटर्न कर देंगे। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने डायरेक्टली अपने मैलॉक से एलोकेटेड अरे को प्रिंट कर दिया है ताकि मैं चेक तो करूं कि भाई मेरी जो स्पेस एलोकेट हुई है उसके अंदर कोई डाटा वगैरह तो नहीं है। और प्रिंट करने के बाद मैंने क्या किया है, अपने डायनेमिकली एलोकेटेड अरे को फ्री कर दिया है, यानी उसने जो स्पेस ऑक्युपाई की थी उसको मैंने फ्री कर दिया है ताकि वो मैं और कामों के लिए यूज कर सकूं। तो इधर हमेशा ये याद रखें कि जब भी आप मैलॉक और कैलॉक का यूज करेंगे तो हमेशा आपने अपनी मेमोरी को एंड पे फ्री लाजमी करना है, क्योंकि अगर आप फ्री नहीं करेंगे तो ये बाद में आपके लिए बहुत सारे मसले पैदा करेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, मैं इस प्रोग्राम को रन कर लेता हूं। तो आप देखोगे कि मैंने 4 इंटीजर्स का एक अरे बनाया जो कि डायनेमिकली एलोकेटेड था, और उसके अंदर मैंने कुछ भी वैल्यूज नहीं ऐड की, मैंने डायरेक्टली प्रिंट कर दिया। और उसके अंदर मुझे क्या वैल्यूज मिली, गार्बेज वैल्यूज मिल गई। यानी जो मैंने 4 ब्लॉक्स एलोकेट किए थे अपने अरे के अंदर, या 4 इंटीजर्स के लिए स्पेस बनाई थी, उसके ऊपर मेरे पास गार्बेज वैल्यूज आ गई हैं, यानी वो वाली वैल्यूज हैं जो मेरी किसी काम की नहीं। अब ये 4 वैल्यूज हैं, मैं इनका क्या करूं, मेरे पास तो इनका कोई यूज नहीं, इसीलिए इनको हम गार्बेज वैल्यूज कहते हैं। तो मैलॉक क्या करता है कि आपके लिए नंबर ऑफ बाइट्स एलोकेट कर देता है, लेकिन जो उसने बाइट्स एलोकेट किए होते हैं उसके अंदर आपके पास गार्बेज वैल्यूज होती हैं जो आपके किसी काम की नहीं होती, लेकिन आप उनको हटा सकते हो, उनको चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक फॉर लूप का यूज करके, जैसे मैं अपने नॉर्मल अरेज को यूज करता हूं उसी तरह अपने हर एक इंडेक्स के ऊपर एक इंटीजर असाइन कर दूंगा। और अब मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करूंगा तो आप देखोगे कि जो मेरी गार्बेज वैल्यूज थी उनकी जगह अब मेरी यूजफुल वैल्यूज आ गई हैं जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूं या मुझे चाहिए। ठीक है, तो आपका मैलॉक फंक्शन ये करता है कि आपके लिए मेमोरी एलोकेट करता है, और उस मेमोरी के अंदर आपके पास गार्बेज वैल्यूज होती हैं जो आपके लिए यूजफुल नहीं होती, फजूल वैल्यूज होती हैं। और एंड पे आप क्या करते हो, जो आपने मेमोरी एलोकेट की होती है उसको फ्री कर देते हो। अब बात करते हैं हम कैलॉक की। कैलॉक और मैलॉक दोनों तकरीबन सेम काम करते हैं। कैलॉक भी आपसे नंबर ऑफ बाइट्स लेता है कि भाई आपने कितने बाइट्स एलोकेट करने हैं, आपको एक वाइड पॉइंटर रिटर्न करता है जिसको आप टाइप कास्ट कर सकते हो। आप रिटर्न पॉइंटर को एक अरे की तरह यूज कर सकते हो, जैसे इधर मैंने उसकी वैल्यूज को प्रिंट किया है, और एंड पे उसको भी आप फ्री करते हो। यानी मैलॉक और कैलॉक दोनों सेम ही हैं। तो अगर दोनों सेम है तो फर्क किधर आता है, तो मैं आपको फर्क दिखाता हूं। अभी मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप देखोगे कि जब मैंने वैल्यूज को प्रिंट किया तो इसने मुझे 4 बार 0 प्रिंट करके दे दिया। तो फर्क इधर आ जाता है कि जब आप मेमोरी एलोकेट कर लेते हो तो मैलॉक क्या करता है, मेमोरी सीधी सीधी आपको एलोकेट कर देता है और उसके अंदर गार्बेज वैल्यूज होती हैं जो आपकी किसी काम की नहीं होती। और कैलॉक क्या करता है कि मेमोरी एलोकेट कर देता है और उसके हर एक ब्लॉक के अंदर 0 इनिशियलाइज कर देता है। यानी अगर मुझे 4 इंटीजर्स के लिए डायनेमिक मेमोरी चाहिए थी तो ये चारों इंटीजर्स को 0 0 0 0 इनिशियलाइज कर देगा, जो कि आपके लिए यूजफुल हो भी सकता है लेकिन ज्यादातर केसेस में आपके लिए यूजफुल नहीं होगा। तो इसीलिए दोनों में बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं, फर्क बस इतना ही है कि मैलॉक जो है आपको गार्बेज वैल्यूज देता है और कैलॉक जो है उन गार्बेज वैल्यूज को 0 इनिशियलाइज करके दे देता है। तो दोनों में बस इतना ही फर्क है। दोनों डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज होते हैं, दोनों को आप नॉर्मल अरेज की तरह ट्रीट कर सकते हो, और एंड पे दोनों से जो आपने मेमोरी एलोकेट की होती है उसको आपको फ्री करना पड़ता है। तो अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसके अंदर अब हम स्ट्रक्चर्स का एक अरे बनाएंगे और उसके लिए डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करेंगे। तो इधर मैंने अपना एक स्ट्रक्चर बना लिया है जिसका नाम है स्टूडेंट, और उसके अंदर मेरे पास 3 आइटम्स हैं। एक कैरेक्टर का अरे है यानी एक स्ट्रिंग है, एक इंटीजर एज है और एक फ्लोट मार्क्स है यानी उसके कितने मार्क्स हैं। ठीक है, अपने मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक स्ट्रक्चर इनिशियलाइज किया है और एक इंटीजर n इनिशियलाइज किया है
जिसके अंदर हम स्टोर करेंगे कि हमें कितने एलिमेंट्स का अरे चाहिए। फिर हमने printf स्टेटमेंट यूज की है यूजर से पूछने के लिए भाई कितने स्टूडेंट्स के लिए मेमोरी एलोकेट करनी है। फिर उसकी वैल्यू इनपुट ले ली है और n के अंदर स्टोर कर दी है जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने अपने malloc फंक्शन का यूज किया, साइज ऑफ फंक्शन से अपने स्ट्रक्ट स्टूडेंट का साइज फाइंड कर लिया और जितने स्टूडेंट्स यूजर को चाहिए थे उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हम उतनी ही मेमोरी एलोकेट करें जितनी हमें चाहिए थी, उससे कम या उससे ज्यादा मेमोरी एलोकेट ना कर दें। फिर उसके बाद मैंने उसकी टाइप कास्टिंग कर दी क्योंकि मुझे पता था कि जो भी मेमोरी एलोकेट होगी उसके अंदर मैंने स्टूडेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स स्टोर करने हैं। फिर उसके बाद मैंने चेक किया है कि भाई अभी तक एलोकेट हुई है मेमोरी या नहीं हुई। और फिर उसके बाद मैंने यूजर से इनपुट ले लिया हर स्टूडेंट का नेम, उसकी एज, उसके मार्क्स और फिर अपने उस अरे के हर एक स्ट्रक्चर के अंदर उसको स्टोर कर दिया है। ठीक है, और एंड पे मैंने सब की वैल्यूज को प्रिंट कर दिया है और अपनी उस एलोकेटेड मेमोरी को फ्री कर दिया है। फ्री करने के बाद एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप उसको नल भी डिफाइन कर दो ताकि अगर किसी भी वजह से वो मेमोरी फ्री नहीं होती तो वो सारी नल हो जाती है और क्लियर हो जाती है। तो अब इस प्रोग्राम को भी रन कर लेते हैं। तो आप देखोगे इसने मेरे से पूछ लिया कितने स्टूडेंट्स के लिए मेमोरी एलोकेट करनी है। मैं बताऊंगा 2 के लिए। स्टूडेंट 1 का नाम बताऊंगा, उसकी एज बताऊंगा और उसके मार्क्स बताऊंगा। फिर स्टूडेंट 2 का नाम बताऊंगा, उसकी एज बताऊंगा और उसके मार्क्स बता दूंगा। तो देखिए उसने एंड पे सबके नेम्स, एजेस और उनके मार्क्स प्रिंट करके मुझे दिखा दिए। तो इस तरह से आप malloc और calloc और उनके साथ फ्री फंक्शन का यूज कर सकते हो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करने के लिए और यूज करने के लिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लर्न सिंपल एंड राइट सिंपल।